जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी सेल्फ केयर की और सेल्फ केयर में ख़वातीन की बात हो रही थी कि जिसमें ख़वातीन जो घर में ख़ास तौर से बच्चों का ख्याल रख रही होती हैं, माँ-बाप का और बाकी फैमिली का, ओवरऑल सब पे उनका जो है ध्यान होता है, उनका ख्याल होता है कि उनका जब वो ख्याल रखेंगी तो अपना ख्याल उसी तरीके से रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगी उन्हीं ख़वातीन, उन्हीं माँओं की जब वो अपने बच्चों को देखती हैं कि वो उनके पीछे भाग रही होती हैं, उन्हें खाना खिला रही होती हैं। अक्सर हमने देखा है कि हमारी प्रैक्टिस में रहा है, हमारे जो कमर्शियल्स होते हैं उसमें भी यही दिखाया जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पीछे माएँ भाग रही होती हैं, उनको शिकायत होती है कि हमारा बच्चा जो है खाना सही तरह नहीं खाता, ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा या फलाँ चीज़ खाता है, अगर अंडा खा लेता है तो उससे एलर्जी हो जाती है, अगर दूध देते हैं तो वो दूध सही तरह नहीं पीता। ये तमाम माँओं का तकरीबन यही 90% जो है मैं कहूँगी यही ख़्याल है, लेकिन जो हमारे माहिर ग़िज़ाइयत जो हैं या डॉक्टर्स हैं, वो जो बताएँगे वो ज़्यादा बेहतर बताएँगे। हम बात आज करने जा रहे हैं बच्चों में फूड एलर्जी जो है वो होती जो है उसका सद्देबाप किस तरह होता है। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी कि दुनिया भर में तकरीबन 4% जो हैं बच्चे फूड एलर्जी उनमें पाई जाती है और 1% जो है वो बड़ों में होती है। तो इससे मुझे तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा था वो ये था कि बड़ों में शायद इसलिए कि इम्यून सिस्टम उनका थोड़ा स्ट्रांग होता है और बच्चे जो होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। लेकिन बहरहाल ये तो मेरा अपना आइडिया है, अपने ख़्यालात हैं, लेकिन इन ख़्यालात को कितना ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं हमारे गेस्ट, तो पहले उनसे चाहूँगी कि तारुफ़ आपका करा दूँ, तो फिर बात करते हैं इस पर। और आपके भी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके बच्चे जो हैं उनको कोई फूड एलर्जी है, तो डॉक्टर और माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो आप कॉल करके जो है अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं और आपको उसी वक्त आप उसका हल भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं, हमारे जो मेहमान हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ पीडियाट्रिक हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और इसके साथ साथ अभी एक और भी हमारी गेस्ट हैं जो हैं फरिया ज़ीशान, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन पहले मिलते हैं हम डॉक्टर इब्राहिम से। डॉक्टर इब्राहिम, सुबह बख़ैर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं जी? बिल्कुल ठीक। पहले तो थैंक बहुत यू वेरी शुक्रिया मच जी कि कि आप आप लोगों ने मुझे मदऊ किया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए ख़ास तौर से मॉर्निंग में टाइम निकाला। और एक डॉक्टर के लिए आसान नहीं होता इस तरह आना। थैंक और यू यहाँ वेरी पे मच। हम वेलकम करेंगे फरिया ज़ीशान हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ। कैसी हैं फरिया आप? सुबह बख़ैर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके पीछे इतनी ग्रीनरी देख के तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है और फ्रेश फ़ील हो रहा है। फ़रिया, बिल्कुल। डॉक्टर इब्राहिम भी हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, पीडियाट्रिक हैं। इनसे ज़रा हम बात शुरू करते हैं और फिर आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। जी, डॉक्टर इब्राहिम, यहाँ पे सबसे पहले तो जब हम फूड एलर्जी, जिस तरह मैंने अभी ज़िक्र किया, जो माँओं का ख़्याल होता है कि बच्चों को जो फूड एलर्जी है तो फ़लाँ चीज़ से आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन कुछ अंदाज़ा नहीं होता। इसकी सबसे पहले ये मैं आपसे बात करूँगी कि अलामात क्या होती हैं? देखिए एक बच्चा हमारे पास रिपीटेडली बहुत सारी वजूहात की वजह से हुँ, डिफरेंट वजह से आ रहा होता हुँ, है। एलर्जीज़ आप एक स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि यार स्किन में एक दाने हो गए हुँ, या कोई भी छोटी-मोटी चीज़ें नहीं, बहुत स्पेसिफिक वजह भी हो सकती है हुँ। और मुख्तलिफ वजह भी हो सकती हैं। और ये सिर्फ़ पीडियाट्रिक नहीं है, अडल्ट में भी सेम सिचुएशन से आप गुज़र सकते हैं। जी। और एक और चीज़ कि एलर्जीज़ एक तो जेनेटिकली होती हैं, एक बचपन से होती है, हुँ, एक किसी भी वक़्त स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू बिकॉज़ ऑफ एनी एनवायरनमेंट। हुँ, नए एनवायरनमेंट में चले गए जी, नया पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, नए जगह पे आप ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है या बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ, डिज़र्ट है, हुँ, तो सडनली जो है आपको नई एलर्जी शुरू हो जाती हैं ड्यू टू बिकॉज़ ऑफ दैट एनवायरनमेंट। और वो ज़्यादा बच्चों पे असरअंदाज़ होती हैं। किसी पे भी मैंने कहा ना, किसी पे भी एलर्जीज अटैक कर सकती हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर वो एलर्जी मास्ट सेल्स मौजूद हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वो इन्हांस कर देंगे उस हुँ, चीज़ को। हुँ, अब आपको नहीं पता कि सडनली कि आपको किसी डस्ट से एलर्जी है, हुँ, बट आप रहते हैं अमेरिका में। हुँ, अमेरिका में डस्ट तो है ही नहीं। हुँ, सडनली आप ट्रैवल करके कोई डिज़र्ट प्लेस पे चले आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार वहाँ पे डिज़र्ट था और एकदम जो है आपको हुँ, साइनस शुरू हो गया या हुँ, फ्लू लाइक हुँ, इलनेस शुरू हो हुँ, गई, राइनाइटिस शुरू हो गया, या आपको कभी दमा था ही नहीं और सडनली जो है दमे वाले असरात हो गए। दमा हुआ नहीं बट दमे वाले असरात जो है, हुँ, जैसे ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकोलाइटिस है, वो शुरू हो गया। हुँ, वो सडनली ड्यू टू बिकॉज ऑफ सिर्फ और सिर्फ एलर्जीज़ की वजह से। सही। उसी के साथ कुछ फ्लू लाइक इलनेसेस भी चल रही होती हैं, साथ साथ वो उसको एग्रीवेट कर देती है एलर्जीज़ को, हुँ, या एलर्जीज़ उसको एग्रीवेट कर देती है। तो सही। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ में अब माँ जब हमारे पास आती है, अब हम बच्चे को टॉपिक पे बच्चे अगर क बात जी, कर रहे बिल्कुल, हैं, बच्चे की बात तो हो रही है। अगर हम बात करते हैं तो माँ हमारे पास हमेशा कहीं ना कहीं आएगी हुँ, कि या तो स्टार्ट ऑफ द डे जो है हुँ, ये होगा कि या तो उसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस है, सर हुँ, में बुरा गुच्छा जमा है उसका फंगस का, या टॉपिक डर्मेटाइटिस के साथ आएगी, या बहुत लूज टूल्स कर रहा है।
या कोई स्किन की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्किन पूरी रेड हुई हुई है या स्किन में दाने निकले हुए हैं रिपीटेडली। तीसरी एक वजह एक होती है रिफ्लक्स, जिस पे रिपीटेडली एक कफ हो रही होती है और वो एक अनडायग्नोस्डली कभी कभी रिफ्लक्स दूध की वजह से हो रही होती है और ओके। वो दूध उसको एलर्जी करता है, उसमें गैसेस बनाता है, गैसेस करके फिर वो रिफ्लक्स करता है। और ज़्यादातर इन्फेंट में इन्फेंट में होते देखा हैं और जाता कई है। दफ़ा वो हम जब दूध को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल की माएँ हम जितनी भी कोशिश कर लें, प्रमोट हम पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन की तरफ से पूरा कर रहे होते हैं मदर कि फीड को। मदर फीड इज़ ओनली रिक्वायरमेंट जी। इज़, जो सबसे बेस्ट वही होता है, टॉप फीड नहीं होते। तब भी आपको पता है आजकल की माएँ टॉप फीड पे ज़्यादा जी। रुझान होता है। तो टॉप फीड में भी वो किस्म के उसमें किजीन्स डले हुए होते हैं या उसमें जो प्रोटीन्स डले हुए होते हैं वो इतने हाई होते हैं कि जिसकी वजह से वो रिफ्लक्स भी हो रहा होता है, प्रोटीन एलर्जी की वजह से कफ भी हो रही होती है जी। और डायरियाज भी जी, हो रहे बिल्कुल होते सही। डॉक्टर साहब ये सब आर्टिफ़िशियल है, तो आर्टिफ़िशियल में तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आप ये सब फेस करते हैं। हमारे साथ फ़रिया ज़िशान भी हैं। फ़रिया, आपसे पूछूँगी कि अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया, इस वक़्त पहला फ़ोकस हमारा इन्फेंट पे है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो इतने छोटे होते हैं, उनको स्किन एलर्जी जब हो जाती है या कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो जाती है, तो माँ-बाप को इस तरह पता नहीं चलता। अपने आप माएँ जो हैं वो अंदाज़ा लगा रही होती हैं। तो आप ये बताइए, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि बच्चों को जो है कौन-सी ऐसी ख़ास ग़िज़ाएँ हैं, जिसकी वजह से वाक़ई फूड एलर्जी होती है? अच्छा, अभी क्योंकि हम इन्फेंट्स की बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी जी। इन्फेंट की बात कर रहे थे, तो इन्फेंट को तो हम 6 मंथ्स तक बिल्कुल आप समझ लें टॉप फीड जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। हुँ। जैसे ब्रेस्ट फीड इज़ द ओनली थिंग व्हिच शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू द जी। चाइल्ड। लेकिन जब भी हम सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट करते हैं तो इट शुड बी वेरी पर्टिकुलर। जैसे पैक फूड से आप बिल्कुल भी शुरू ना कराएं। हुँ। आपने अगर बनाना मैश करके दे दिया, एग्स दे दिए, बट एग्स भी थोड़ा सा, क्योंकि उसमें डाइजेशन का इशू होता है या एग एलर्जीज बहुत कॉमन होती हैं, तो थोड़ा सा 8 मंथ 9 मंथ्स 1 ईयर प्लस के ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। येट जब हम टॉप फीड देनी स्टार्ट करते हैं तो हमें फिर पता चलता है कि बच्चे को प्रोबेबली अगर वो बहुत ज़्यादा स्टमक क्रैम्प्स की या टॉप फीड लेके कंप्लेन कर रहा है कि उस मरोड़ उठ रहे हैं और सिर्फ रो रहा है, तो फिर हुँ। लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट भी करते हैं उनका, विच ओके। इज़ एक्चुअली मिल्क एलर्जी, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि शायद बच्चे को दूध में एक लैक्टोज प्रेजेंट होता है एलिमेंट, शायद उसकी वजह से जो है वो एलर्जी है। जी। तो ये फिर टेस्ट जो है वो बच्चे के ऊपर किया जाता है जिससे पता चलता है कि प्रोबेबली उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस ना हो। सही। अच्छा, डॉक्टर इब्राहिम, ये इसी टेस्ट के हवाले से चलें आपसे बात कर लेते हैं। फूड एलर्जीज़ जब अगर होती है किसी बच्चे को, तो उसके क्या सिम्पटम्स होते हैं? ये तो स्किन का तो आपने बताया, वो तो ये कि भई आप फंगस वाली आपने ज़िक्र किया इन्फेंट का, लेकिन वैसे बच्चों में अगर फूड एलर्जी होती है तो वो क्या किस तरह पता चलेगा कि वाक़ई ये फूड से हुई है? अच्छा, जैसे और वो उन्होंने टेस्ट की समझाया भी कि बात ना? लैक्टोज हुँ। इंटॉलरेंस होता है, बेसिकली लैक्टोज इज नॉट एन एलर्जीज। हुँ। बेसिकली द बिल्कुल। जो काउ मिल्क में जो प्रोटीन्स होता है वो हमेशा एलर्जीज कराती है, लैक्टोज एलर्जी नहीं कराता। लैक्टोज तो एक सारी ज़िंदगी का प्रॉब्लम है जो कभी सॉर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लैक्टेज एंजाइम नहीं होता जो कन्वर्ट नहीं होता, ओके। जिसकी वजह से वो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता हुँ। है। एलर्जीज बेसिकली डिफरेंट होती हैं। एलर्जीज में आपको सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स में आपको मैंने कहा कफ हो जाती है, स्किन के बहुत सारे हुँ। प्रॉब्लम्स होते हैं, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। कहीं प्रोटीन्स की वजह से, जैसे जैसे टॉफीड है हुँ। या आप ऐसा कोई खाना दे रहे हैं जिसमें ब्लीडिंग इश्यूज होंगे, हीमोग्लोबिन एकदम गिरेगा, डाइजेशन नहीं होगी। जैसे वीट है, हुँ। वीट इंटॉलरेंस, जैसे सीलिएक डिजीज़ है, इसमें हुँ। एक वीट इंटॉलरेंस है और एक वीट एलर्जीज़ हैं, दोनों में सही। फ़र्क है। एक वीट इंटॉलरेंस में क्या होगा, डायरिया होता रहेगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते रहेंगे, हुँ। शॉर्ट स्टेचर हुँ। रहेगा, हुँ। वेट नहीं बढ़ेगा। एलर्जीज़ में क्या होगा, जैसे खाया एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, इसकी बॉडी जो है पूरी एनाफाइलेटिक रिएक्शन के साथ आ जाएगी। कुछ दफ़ा एलर्जीज़ ऐसी होती हैं कि एक मूंगफली का दाना खाया आप सीधा पहुंच गए आईसीयू में। इसी तरह जो मोनोसोडियम ग्लूकोनेट है, हुँ। अगर आपने बच्चे को किसी भी सूरत में दे दिया, जैसे मोहतरमा ने बताया कि न्यूट्रिशन वैल्यूज़ में जैसे प्रिजर्वेटिव्स हैं, हुँ। जैसे पैक फूड्स हैं जी। उसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है, जिसमें चेन ऑफ जो शेल्फ लाइफ बढ़ती है, हुँ। उसमें हर वक्त एक चीज़ ऐड की जाती है, प्रिजर्वेटिव्स। हुँ। उसमें आर्टिफिशियल कलर्स ऐड किए जाते हैं, उसमें MSG THBQ, ये वो सॉल्ट्स हैं जो यूज़ करके आपके टेस्ट बड्स को डेवलप करते हैं। सबसे ज़्यादा एलर्जीज़ वही कराते हैं।
उसी तरह एब्डोमिनल मिग्रेन्स होते हैं, उसी तरह एब्डोमिनल सर के मिग्रेन्स भी उसी तरह हो ये रहे सब होते फूड हैं। एलर्जी के ज़्यादातर फूड इफेक्ट्स हैं। एलर्जी से फ़र्क ज़्यादातर हो रहा होता है, उसके बाद एनवायरनमेंट आता है। ज़्यादातर तो फूड ही हमारे, क्योंकि पहले तो हमारा गट है, बिल्कुल गट से ब्लड है, ब्लड से पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी जो है उससे सही रिएक्ट करती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एनवायरनमेंट पे भी ज़रूर आपसे बात करूंगी। फरिया से एक बात कर लेते हैं क्योंकि माहिर ग़िज़ाइयत हैं। तो फरिया, अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि एक मूंगफली के दाने तक से जो है आप आईसीयू तक पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आप एज ए न्यूट्रिशंस क्या बताएंगी माओं को, ख़ास तौर से वो माएँ जो अपने बच्चों को कोशिश करती हैं कि दूध और दही या फिर अंडा वो तो ज़रूरी खिलाएं। और आजकल हमने देखा है, जब ये पीनट का जब जिक्र आया तो पीनट बटर बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ हुआ है। तो इस किस्म की ग़िज़ाएँ जब हमारे उसमें शामिल होती हैं तो ऑटोमेटिकली फिर हम ये सारी चीज़ें फेस करते हैं। तो कौन सी एज होती है जिसमें स्पेसिफिक ये ग़िज़ाएँ जो हैं बच्चों को शुरू करवानी चाहिए? अच्छा, एक चीज़ सबसे पहले ये होती है कि आप अपना जेनेटिक्स देखें कि आप में फ़ोरफ़ादर्स में या आपकी फ़ैमिली में जो है किसी फूड से एलर्जी तो नहीं है, ख़ास ओके। तौर से पीनट्स वग़ैरह हुँ। से। ट्री नट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, पीनट्स हो गए, फिश हो गई, स्पेसिफिक फिश होती हैं जिसकी वजह से एलर्जीज़ होती हैं। जी, अगर तो वो जेनेटिक्स में या आपकी फ़ैमिली में ऑलरेडी मौजूद है, तो जी, आप स्मॉल पोर्शन से अर्ली एज में स्टार्ट करें, सो दैट आपको अर्ली एज में डिटेक्ट हो जाएगा स्मॉल पोर्शन में कि बच्चे में एलर्जी हो रही है या नहीं। जी, जिसके जैसे डॉक्टर साहब ने सिम्पटम बताए, प्रोबेबली स्वेलिंग हो जाएगी, जी, रैशेज़ हो जाएँगे, जी। लिप्स स्वेल हो जाएँगे या फिर टंग स्वेल हो जाएगी, आपके वोकल कॉर्ड्स स्वेल हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बच्चा कंप्लेन करना स्टार्ट करता है कि मुझे निगलने में तकलीफ़ हो रही है, मैंने पीनट्स खाए थे और मुझे वोकल कॉर्ड्स अगर स्वेल हो गए हैं, तो मुझे निगलने में तकलीफ़ हो रही है। तो ये स्मॉल सिम्पटम्स होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं। सही। फिर अर्ली एज में आपने अगर दूध या दही स्मॉल पोर्शंस में इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उससे आसानी ये होती है कि बड़े रिएक्शंस जो हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, सही है। डॉक्टर फ़रिया भी फ़रिया ज़ीशान हमारे साथ हैं, डॉक्टर इब्राहिम हमारे साथ हैं। डॉक्टर इब्राहिम, अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएँगे तो मैं डॉक्टर इब्राहिम से ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि एलर्जी पे ही बात हो रही है, फ़रिया भी यही बात कर रही हैं और डॉक्टर इब्राहिम भी कि किस तरीके से होते हैं, कौन से फूड से होते हैं। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब, जब वापस आऊँगी ब्रेक से तो डॉक्टर साहब से ये पूछूँगी, क्या विटामिन्स जो हैं वो भी एलर्जी का सबब बनते हैं, फूड एलर्जी में आते हैं? तो इस सब पे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएँगे तो इस सवाल का जवाब हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं और आप भी हमें कॉल करके कोई भी आपके ज़हन में सवाल हो तो कर सकते हैं। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि आपके बच्चों को जो आपको शिकायत रहती है कि वो खाना नहीं खाते हैं, उनको फूड एलर्जी है, तो इसी पे आज हमारा फोकस है कि फूड एलर्जी जो है उसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। ये जो इश्यूज़ हैं रोज़मर्रा हमारी जो ज़िंदगी है उसमें ख़ास तौर से बच्चों में जब आते हैं तो माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और माँ बाप के साथ साथ जो माँ होती है जिसको सारी ज़िम्मेदारी होती है कि भाई उसने जिस तरह उसकी परवरिश करनी है उसमें उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी उसने पूरा करना है। तो हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, पीडियाट्रिक हैं, और हमारे साथ हैं फरिया ज़ीशान जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर इब्राहिम, मैंने ब्रेक से पहले एक सवाल किया था कि हम ग़िज़ा पे तो बात करें कि हम फूड एलर्जी होती है, तो हमने देखा कि माँ बाप कहते हैं कि अगर बच्चा खाना पीना नहीं खा रहा है और मसला हो रहा है तो उसको कोई डॉक्टर साहब अच्छे से विटामिन्स जो हैं वो सजेस्ट कर दें, क्या रेकमेंड करते हैं आप? क्या ऐसा है कि उससे विटामिन से भी एलर्जी हो सकती है अगर आपने रेकमेंड कर दिए हैं कि चलो ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही तो इस तरह पूरी हो जाएंगी? आपको बात बताऊं, आई हैव डन माय पीएचडी इन पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन बॉस्टन से। सबसे ख़ास बात ये कि जब मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया ना, तो न्यूट्रिशन में पहले फोकस होता है कि आपका फ्रूट, वेजिटेबल्स, खाना पीना, ऑर्गेनिक सारी चीज़ें। लेकिन इत्तेफाक की बात यह कि पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड हैज़ गॉन इन हायर प्राइस, जो लो प्राइस पे होना चाहिए क्योंकि वो सस्ता होता है, लेकिन उसको उन्होंने हाई प्राइस कर दिया। जी, नॉन ऑर्गेनिक फूड जो जिस पे खर्चा ज़्यादा होता है वो सस्ता कर दिया। ऑफ कोर्स स्टिल इट्स ऑन गोइंग, सारी चीज़ें हैं कि नॉन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फूड बहुत सारी चीज़ों में एलर्जीज़ नहीं कराता क्योंकि ओके, उसमें हमारे पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं।
छिड़काव नहीं होता, वो आसान जबान में कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं होती। आर्टिफिशियल चीजें नहीं बिल्कुल होती, डॉक्टर साहब, तो उसमें कॉलर हैं, कॉल लेते हैं जी जी और बिल्कुल है, फिर आपसे बात करते हैं, बिल्कुल है। कंप्लीट करते हैं आपकी बात को। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह बखैर। बरकत अली अस्सलाम है वालेकुम। इस्लामाबाद से। जी बरकत, कैसे हैं आप? सुबह बखैर। अल्लाह अल्लाह का रहम, आप सुनाए, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से? फिर डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना था कि मेरे दो बेटे हैं ना, ओके। एक की उम्र है 5 साल, एक की है 7 साल। जी। अच्छा, पहली बात ये तो बिल्कुल दूध नहीं पी रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि फ्रूट, जो भी फ्रूट है, जो भी वो नहीं खा रहे। अगर हम घर में खाते हैं ना, वो दूर भाग जाते हैं हमसे, यानी उल्टियों की हालात हो जाती है इनकी। तो बराए मेहरबानी हमें इसका हल बताइए तो जी मेहरबानी होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बरकत अली। आपको बताते हैं जी डॉक्टर साहब, वही वाली बात, छोटी सी बच्चे बात है ये, भागते हैं इस चीज़ इसको हम से। कहते हैं कि दे आर वेरी पीकी ईटर्स। एक जेनेटिकली पीकी ईटर स्टार्ट होता है। मैं एक बहुत बड़ी फर्म के साथ, मल्टीनेशनल के साथ काम करता हूँ इंटरनेशनली, जिसको कहते हैं, उसका एक प्रोग्राम पूरा रन करता हूँ मैं, दैट इज़ कॉल्ड 1000 डेज ऑफ लाइफ। ओके। स्टार्टेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड और उसके बाद पूरी दुनिया में फैला कि 1000 डेज ऑफ लाइफ क्या है। वो स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 2 इयर्स ऑफ लाइफ तक। कहा जाता है कि माँ जो चीज़ें नहीं लेती है या माँ उस चीज़ को फोकस नहीं करती, तो बच्चा भी इसको फॉलो ज़रूर करता है, या माँ की हैबिट्स या माँ बाप की हैबिट्स ज़रूर इसको आके एक्यूमुलेट होती है। समटाइम्स इट्स गोस टूवर्ड्स द जेनेटिक्स। लेकिन दूध ना पीना, कई दफ़ा मैं कहता हूँ कि पहले तो देखें 2 साल तक तो माँ का दूध ही इम्पॉर्टेंट होता है और बच्चा इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब बच्चा टॉप फीड पे आता है या भैंस के दूध पे आता है या गाय के दूध पे आता है, सही। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है उसका टेस्ट और टेक्सचर जो है ना, कई दफ़ा उसको रिजेक्शन आ जाती है, क्योंकि माँ के दूध का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है, टेक्सचर भी डिफरेंट है। जी। सडनली आप जब टॉप फीड पे डालते हैं या तो इसलिए फिर बच्चे दूर भागते हैं, जिस तरह दूध उन्होंने भागते बरकत साहब ने हैं, बताया। तो कि हमेशा बच्चों मैं को एक न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल ये है कि अगर कोई इंसान को कोई चीज़ पसंद नहीं है बिल्कुल, तो ज़बरदस्ती ना की जाए, उसको आप टेस्ट और टेक्सचर को चेंज करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सही, दूध को फ्लेवर उसमें जिस तरह हम वाइट कलर को ही आपने नमूदार करना है। दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती है, अगर एलर्जीज नहीं है तो दूध से बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट किस्म की बनती है और यू कैन मेड अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। सही। इसी तरह फ्रूट है, अब फ्रूट कोई नहीं खाता तो उसका तरीका ये है, जिसपे हम लेक्चर्स पे सिखाते हैं कि आप जब साथ बैठते हैं उसकी तारीफ करें, और जब 4-5 लोग बैठते हैं और जब वो खा रहे होते हैं ना, ऑटोमेटिकली बच्चा ग्रेव वो करता है। दूसरी एक हमेशा न्यूट्रिशन का प्रोटोकॉल है, दैट इज कॉल्ड हिडन हंगर। हिडन हंगर, ओके। जो पिकी ईटर्स को सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ हाई मिनरल्स डेफिशिएंसी की वजह से, जिसमें कहीं ना कहीं ब्रेन जो है, इसमें हाइपोथैलेमस ब्रेन का, वो कहता है कि यार मुझे ये चीज़ नहीं खानी। अब उसको डेवलप करने के लिए हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विटामिन डी की शदीद कमी हो जाए या आयरन की कमी हो जाए। आजकल के दौर में ओमेगा की बहुत कमी है, जो हाइपोथैलेमस को, सेंटर को बोलता नहीं है कि मुझे ये चीज़ पसंद है। तो टेस्ट और टेक्सचर हमारी ज़बान से हाइपोथैलेमस डेवलप करता है। तो जब आप थोड़े से विटामिन ऐड करना शुरू करते हैं, जैसे ओमेगा फिश में ज़रूर मिलता है, लेकिन हम वही फिश वाली बात है कि बच्चों को ये वाले विटामिन दे जी सकते जी हैं बिल्कुल, आप 100% देखिए, विटामिन्स इज अ रिक्वायरमेंट दीज डेज। बिल्कुल। और दुनिया में विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, आप विटामिन्स की जो बात करें, प्रोबायोटिक्स आजकल बहुत ज़्यादा इन है, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं बहुत इसका बिल्कुल, ऑफ कोर्स प्रोबायोटिक्स भी आगे बढ़ गई ये दुनिया। तो ऑफ कोर्स प्रोबायोटिक्स तो आपकी बॉडी के अंदर एक जादू है, और जादू कहते हैं कि आप अगर जब देना शुरू करते हैं तो आपकी बाल के इस सिरे से लेके नाखून तक आपकी इम्यूनिटी को ग्रो करता है, कि वो प्रोबायोटिक बनते कहाँ हैं, हमारी पेट के अंदर, गट में। इसके साथ प्रीबायोटिक्स होते हैं। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स आपके सबसे ज़्यादा जो नेचुरल मिलता है वो दही में मिलता है जी। प्रीबायोटिक्स आपके जो मिलते हैं वो आपकी सारी सब्जियों में मिलते हैं, जो ऑक्सीजनेशन देखते हैं प्रोबायोटिक्स को, जो प्रोबायोटिक्स को एक्टिवेट करते हैं। और यहाँ पे इशू ये होता है कि ये सब कुछ आप एक साथ ले नहीं सकते, फिर आप इस सूरत में आप प्रोबायोटिक्स जो है उस पर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, फरिया हमारे साथ हैं। जी जी बिल्कुल। उनसे एक सवाल मैं करना चाहती हूँ। फरिया, बच्चों में जो फूड एलर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किन बच्चों को फूड एलर्जी का खतरा ज्यादा होता है? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि प्रोबेबली अगर जेनेटिक्स हैं, आपकी फैमिली में पहले से चलता हुआ आ रहा है, किसी भी फूड से एलर्जी है, पीनट्स हो गए, फिश हो गए, पाइन नट्स हो गए, बीन्स हो गए, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपके अंदर जो है वो बच्चे में जो है वो फूड एलर्जी आएगी। अच्छा, अब इस
इसमें जो हम टेस्ट करते हैं पता करने के लिए, जब हम सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं, अब हम एक इन्फेंट बिल्कुल बेबी को ये नहीं कहेंगे कि इसमें हो सकती है या इज्यूम नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि बच्चों में, हर बच्चे में जो है वो घर में ट्रांसफर हो। बिल्कुल। तो जब सॉलिड फूड्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं वन बाय वन करके, तो फिर हमें वी विल कम टू नो कि किस फूड से एलर्जी जो है वो बच्चे में है या नहीं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब आप भी हमारे साथ हैं और फरिया भी हमारे साथ हैं। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो और भी मजीद बातें जो हमारे जहन में सवालात हैं और आपके जहन में जो वहाँ पे बैठ कर सवालात आ रहे हैं, आप हमसे कर सकते हैं लाइव कॉल के थ्रू। तो यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, आप रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक से आ गए हैं वापस और टॉपिक ऐसा है कि जिस पे जितनी बात की जाए वो कम है, क्योंकि ये हम सब ही फेस कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमारे साथ हैं, फरिया ज़िशान हमारे साथ हैं, हमें मुसलसल वो गाइड कर रही हैं और हमारी कोशिश है कि ऐसे सवालात इनसे करें जो आपके लिए भी जो है आसानी ला सके ज़िंदगी में। जी डॉक्टर साहब, बात मैं यहाँ पे करूँगी आपसे कि अभी हमने बात की विटामिन्स की, प्रोबायोटिक्स की बात की, फिर हमने फरिया से पूछा कि भाई आखिर कौन सी एज है जिसमें वाकई हम कहें कि इस एज से बच्चों को है, लेकिन इन्फेंट से स्टार्ट हो जाती है। आप सब दोनों ने ये कहा फूड एलर्जी तो है ही है, हम मानते हैं। हम माँ को नहीं समझ आ रहा होता, फैमिली को नहीं समझ आ रहा होता आखिर बच्चा किस वजह से एलर्जी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये एनवायरनमेंट या फिर वो आप स्कूल बच्चे को भेजते हैं तो वहाँ पे जो कारपेटिंग हुई हुई होती है, फिर आप पोल्यूशन है, फिर हम देखते हैं कि ये जो ट्रीज़, बाज़ लोगों को ट्रीज़ से भी हो जाती है, तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है या खाली फूड ही के ऊपर आप फोकस करेंगे इसमें? We cannot say कि green is dangerous. Green is always environmental power को कहते हैं जो आपकी एलर्जीज को बेहतर करता है। बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें जैसे कोनोकार्पस हैं या ऐसे प्लांट्स हैं जो पोलन गिराते हैं, वो आपकी सेहत के लिए बड़े मज़र सेहत होते हैं। उसमें आपको बहुत एलर्जीज रहती है, जिसमें हे फीवर सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें आपके ऑफकोर्स हे फीवर होता है तो राइनाइटिस, साइनसाइटिस, लारिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस ये सब हो रहा होता है। लेकिन कई दफ़ा जब आपके बहुत ज़्यादा सीवियर राइनाइटिस और ये हो रहा होता है छोटे बच्चों में, तो हमारा सबसे ज़्यादा ख्याल जाता है डस्ट पे, डर्माट्रॉफ्स पे। डर्माट्रॉफ्स कहाँ मिलते हैं? डस्ट माइट्स कहाँ मिलते हैं? आपके बेड्स पे। वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो नज़र नहीं आते। डस्ट जहाँ पे है ऑफ कोर्स वहाँ पे होगा। बिल्कुल, हम तो जिस रहते इलाके में आप रहते हैं, जिस इलाके हैं में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बसें वगैरह चल रही हैं, रिक्शे चल रहे हैं, आपको पता है वहाँ पे इतना पोल्यूशन होता है कि वो ऑफ कोर्स वो आपको राइनाइटिस कराएगा और वो आपका साइनसाइटिस डेवलप करेगा और रिपीटेडली पोस्ट नेजल ड्रिप या राइनाइटिस कंटिन्यूस रहेगा। इसके बाद आपका आता है आपके जो ये जो कारपेट की फ्लोरिंग होती है, ग्रीन कलर के जो कारपेट्स होते हैं उसके अंदर डर्माट्रॉफ्स हो जाते हैं, मोल्ड्स हो जाते हैं, वो भी आपको एलर्जीज कराते हैं। कई दफ़ा कहीं बहुत ज़्यादा लकड़ी होती है, लकड़ी का इस्तेमाल कहाँ होता है, वहाँ पे वो लकड़ी गीली हो जाती है। गीली होने की वजह से वहाँ पे फंगस हो जाता है, फंगस डेवलप करता है। एक आपको एक मज़े की बात बताऊँ, हमारे शहर में कबूतर पालने का बड़ा शौक है लोगों को, और उसमें लोगों को नहीं पता कि उसकी जो ड्रॉपिंग्स हैं, जो पॉटी करते हैं उसको कहते हैं ड्रॉपिंग्स। वो ड्रॉपिंग्स जब सूख जाती हैं उसमें एक एसिड डेवलप्ड होता है जो एलर्जीज कराता है। अब लोग घर में भी पालते हैं, घरों में बहुत ज़्यादा पले हुए होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जगहों पे कबूतर ही कबूतर होते हैं जिसमें लोग खाना खिला रहे होते हैं। ऑफ कोर्स वो जो ड्रॉपिंग्स है वो ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट में आपके एलर्जीज कराएंगे। डॉक्टर साहब, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये एक बहुत बड़ा जो है सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलना बड़ा मुश्किल होता है। फरिया ज़िशान हमारे साथ हैं। फरिया, माँ बाप के लिए जब वो बच्चों के लिए कुछ भी परचेज़ करने जाते हैं, कोई ग्रॉसरी करने जाते हैं, तो उनको मैं चाहूँगी कि आप गाइड करें कि अगर वो कोई चीज़ लेते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो एलर्जी कराती है बच्चों को। वो फूड में चेक करें पहले, उस रैपर को, उस पैकिंग को, उस पर देखें क्या चीज़ जो है उस पर फोकस करना चाहिए कि वो इसमें ना शामिल हो, ताकि वो बच्चों को जो है असरअंदाज ना हो, कोई एलर्जी ना हो, कोई नुकसान ना पहुँचाए। जी बिल्कुल, फूड लेबल्स रीड करना जो कि हमारे पास यूजली पेरेंट्स या जब भी कोई बिल्कुल नहीं करते हैं, तो फूड लेबल रीड करना इज अ मस्ट।
उनके न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पढ़ना इज़ ऑल्सो अ मस्ट, बट आप सबसे पहले, अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को या घर में किसी को भी एलर्जी है, फॉर एग्जांपल इंटॉलरेंस है, अगर मिल्क की इंटॉलरेंस है या सोया की इंटॉलरेंस है या व्हीट की इंटॉलरेंस है, तो आप बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो तो उसमें रीड करें, पैक्ड फूड खास तौर से, ऑर्गेनिक की तो नहीं हो रही बात, कि आप उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद तो नहीं है। अच्छा, समटाइम्स होता ये है कि लेबल्स जो हैं वो डायरेक्ट मेंशन किए हुए होते हैं कि इट कंटेन्स व्हीट, सोया, मिल्क, इस तरीके से मेंशन होता है। समटाइम्स उसमें मेंशन किया हुआ होता है, उसके केमिकल नेम्स मेंशन किए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल बटर मिल्क करके मेंशन किया होगा, या लेसिथिन करके मेंशन किया होगा, व्हीट मेंशन किया हुआ होगा, या फ्लावर करके मेंशन किया होगा। फ्लावर विच मींस कि उसके अंदर व्हीट मौजूद है इन वाइट फॉर्म या होल ग्रेन की फॉर्म में। अगर आपको या आपके घर में किसी को एलर्जी है तो फिर आप डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज नहीं करेंगे। सही, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन बात यहाँ पे वही आ जाती है कि हम उस बात को नहीं समझ पाते। हम फ्लावर तो समझ जाएंगे, लेकिन आप दूसरी जो आप चीज़ें बता रही हैं वो हमें नहीं समझ आएगा कि ये इसमें होना चाहिए या नहीं। लेकिन वही यहाँ पे सवाल आता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। बहुत शुक्रिया फरिया ज़ीशान हमारे साथ ही, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमारे साथ, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें समझाने की भी कोशिश की। मैं समझती हूँ हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी समझ आ गया होगा। और आपको एक बार फिर से थैंक यू, और आपने हमें ज्वाइन किया फरिया, बहुत शुक्रिया। और अपने नाज़रीन को यहाँ पे बोलूँगी कि सवाल यही है कि कुछ भी अपनी ज़िंदगी में आप जब करने जा रहे हो, ख़ासतौर से अपने बच्चों के हवाले से, तो उसमें आपको अवेयरनेस ये ज़रूर होनी चाहिए कि आपने अपने बच्चों को किस तरीके से जो है उनका ब्रॉटअप करना है, या उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को किस तरीके से पूरा कराना है, क्योंकि हर ज़िद पूरी नहीं की जा सकती। ख़ासतौर से जो खुराक का मामला है वो बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि वो इसलिए सेंसिटिव है कि उनसे उसको एलर्जी तक हो जाती है। और खाली दूध और अंडा ही नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने भी बताई, फरिया ने भी हमें बताई, जो हमें समझ आती है कि हमारी एनवायरनमेंट से लेके हर चीज़ जो है उस सब पे माँ बाप को नज़र रखनी चाहिए, जब भी वो बच्चों को जो है बेहतर तरीके से ज़िंदगी में जीना सिखा सकेंगे। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।